नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के बारे में। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण नीति के तहत प्रत्येक वस्तु का दाम निर्धारित कर दिया। उसने जमाखोरी, मुनाफाखोरी पर पूरी तरीके से नियंत्रण प्राप्त कर लिया। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति का वास्तविक उद्देश्य क्या था, इसको लेकर के विद्वान एकमत नहीं है। बर्नी लिखता है कि उसकी बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को गरीब बनाना था। यह सच है कि अलाउद्दीन ने किसानों से कर के रूप में उनकी आय का लगभग 50% भाग लेना प्रारंभ कर दिया था, परंतु इससे मुस्लिम किसान भी प्रभावित थे। साथ ही वह अपनी सेना से लूट का लगभग 80% भाग ले लेता था। उसकी सेना में अधिकांश मुस्लिम ही थे, इसलिए बर्नी के इस कथन को पूर्णतः सत्य नहीं मान सकते। वास्तव में वह पूरी जनता के पास ही अतिरिक्त धन नहीं रहने देना चाहता था। डॉक्टर के.एस. लाल का मानना था कि वह सैनिकों का वेतन कम करना चाहता था, इसलिए वह अपनी बाजार नियंत्रण नीति लाया, जबकि यूएनडी का मानना है कि वह वास्तव में सैनिकों का वेतन नहीं वरन वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना चाहता था। वह लिखते हैं कि अलाउद्दीन ने अपने एक सैनिक को 234 टन का प्रतिवर्ष दिया था, जबकि मुगल बादशाह अकबर ने अपने सैनिक को 240 रुपए प्रति वर्ष और शाहजहां ने अपने सैनिक को 200 रुपए प्रति वर्ष दिए। इस प्रकार अलाउद्दीन ने अपने सैनिक को अकबर के सैनिक से प्रति वर्ष 6 रुपए कम और शाहजहां के सैनिक से 34 रुपए प्रति वर्ष अधिक दिया। इस प्रकार 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में अलाउद्दीन द्वारा अपने सैनिकों को दिया गया वेतन कम नहीं था। अमीर खुसरो व शेख नासरुद्दीन उसके आर्थिक कदमों की तारीफ करते हैं। शेख नासरुद्दीन उसकी बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य जनहित बताते हैं, लेकिन उनकी बात विश्वास योग्य नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों से लगान के रूप में लगभग 50% कर के रूप में वसूला था। किसानों को नगद कर देना होता था, जिस कारण से वह बंजारों को अपना अनाज सस्ते दामों पर दे देते थे। ये बंजारे सामान को नगरों में ले जाकर के निर्धारित मूल्यों पर बेच देते थे। बाजार के मुख्यतः 3 भाग थे। पहला सराय ए मंडी या फिर गल्ला ए मंडी। यह अनाज का बाजार था। यहाँ पर मुख्यतः 2 प्रकार के व्यापारी होते थे। पहले, जिनकी दिल्ली में स्थानीय दुकानें थी। दूसरे, काफिले वाले व्यापारी जो नगर से अनाज लाते थे और दुकानों व जनता के बीच में बेचते थे। दूसरे प्रकार का बाजार था सराय अदल। यह निर्मित वस्तुओं, कपड़ों तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों तथा विदेशों से आने वाले माल का बाजार था। तीसरे प्रकार का बाजार मवेशियों व गुलामों का बाजार था। हर बाजार के लिए सहना नामक उच्च अधिकारी की नियुक्ति की गई, जो बाजार पर नियंत्रण रखता था। यह व्यापारियों का रजिस्टर रखता था तथा कीमतों पर सख्त नियंत्रण रखता था। अलाउद्दीन ने परवाना नवीज नाम के एक अन्य अधिकारी की भी नियुक्ति की थी। अलाउद्दीन ने आदेश दिया था कि कोई भी बहुमूल्य वस्तु तब तक नहीं बेची जा सकती थी जब तक कि परवाना नवीज व परवाना लेने वाले अमीरों, मालिकों, अन्य अमीर व्यक्तियों परिचय पत्र से वह संतुष्ट न हो और उसकी आय के आधार पर उसे परमिट न दे दिया जाए। खरीदार से खरीदी वस्तु की प्राप्ति स्वीकृति के रूप में एक लिखित रसीद लेनी पड़ती थी। ऐसा कालाबाजारी रोकने के लिए किया गया। बाजार के भावों व सामानों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया। उसने मुनहिन और वरीद नामक 2 प्रकार के गुप्तचरों की भी नियुक्ति की। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति से वस्तुओं के दाम सीमित हो गए, जिसका लाभ गरीब प्रजा को भी मिला। अब सरकारी अन्नागारों में अन्न की कोई भी कमी नहीं रहती थी, यहाँ तक कि उनको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। जब अकाल का समय आता था तो जनता को इन अन्नागारों से अनाज भी वितरित किया जाता था। इस तरीके से वह अपनी बाजार नियंत्रण नीति के द्वारा कालाबाजारी व मुद्रास्फीति पर रोक लगाने में सफल रहा। इसी के साथ अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के कुछ नकारात्मक पक्ष थे, जिनमें सबसे पहला तो यही था कि उसकी बाजार नियंत्रण नीति सहन शक्ति पर आधारित थी। इसी के साथ साथ उसने अर्थव्यवस्था के नियमों की अवहेलना की। अर्थव्यवस्था मांग व पूर्ति के नियम पर संचालित होती है तथा मुनाफा अर्थव्यवस्था का प्रेरक तत्व होता है। अलाउद्दीन ने कीमतों को कृत्रिम रूप से तय किया तथा मुनाफाखोरी को समाप्त किया। इससे अर्थव्यवस्था का स्वस्थ विकास बाधित हुआ। किसान, कारीगर व व्यापारी अतिरिक्त श्रम करने से बचने लगे, क्योंकि मुनाफे की संभावना नहीं थी। कालांतर में फिरोज शाह तुगलक ने उत्पादन को बढ़ाकर मूल्यों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही तथा उसके शासनकाल में सफलतापूर्वक संचालित होती रही। वह इसी के माध्यम से एक विशाल सेना रखने में सफल रहा तथा मंगोलों के आक्रमणों का सामना करने तथा एक विशाल साम्राज्य तक अपनी पहुंच बनाने में वह सफल रहा। उसने मुनाफाखोरी व कालाबाजारी पर सख्ती से नियंत्रण प्राप्त किया, जो कि वर्तमान सरकारों के लिए एक सबक के समान है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।